Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you know that I am your chemistry expert and we are doing colloids. अब देखिए colloids में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, you have done the preparation part also, you have done the purification also, and now we'll do the properties of the colloids that are very very important. तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास appearance. That means how the colloids appear. अब आपको पता है colloids में एक disperse phase है और एक dispersion medium है. तो अगर आप naked eye से देखेंगे तो आपको जो disperse phase और dispersion medium दोनों अलग बिल्कुल नहीं दिखेंगे, आपको वो thoroughly mix up दिखेंगे. तो कहने का मतलब है कि colloid आपको कैसे दिखते हैं? They appear to be homogeneous, right? But अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको उसमें डिफरेंट फेजेस नजर आएंगे. आपको उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम नजर आएंगे. सो वी कैन से दैट colloid appear to be homogeneous but actually they are not homogeneous. अगर homogeneous होते तो माइक्रोस्कोप से आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग नहीं दिखता. सो दैट मीन्स दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस. वो क्या है? हेट्रोजीनियस, right? Similarly, the second property we have the filterability. That means वो किस पेपर से फिल्टर हो पाते, पास हो पाते या नहीं हो पाते. आपको पता है, अभी हमने पढ़ा भी कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे तो colloids पास हो जाते हैं, पर अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना लेते थे, जैसे हमने प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में किया था कि हमने नॉर्मल फिल्टर पेपर को 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन ईथर के अंदर डिप करके और उसको फॉर्मेल्डिहाइड में ड्राई किया था, तो आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर आ गया था. उसका पोर का साइज काफ़ी छोटा हो गया था, तो उससे colloids पास नहीं कर पाते. सो colloids कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर बट कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर. थर्ड इज स्टेबिलिटी. colloids are quite stable. अब ये हमें कैसे पता लगा? आप colloids को एक किसी भी बीकर में ले लो, आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो आप देखोगे जो colloids है उनके जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े भी नहीं है कि वो उनको छोड़ दो तो वो नीचे बैठ जाए. दे डोंट सेटल एट बॉटम. अब सस्पेंशन को ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा उनका साइज है. सो दे गेट सेटल, दे शो काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन, बट दैट इज नॉट सीन इन द colloids. So that means colloids are quite stable. Next property we have the colligative properties. We have done in the solutions that colligative properties are those properties which depend on the number of solute particles. They depend upon number of solute particles. अब जो colloids होते हैं उनका मोलर मास ज़्यादा होता है. उनका मोलर मास ट्रू सॉल्यूशंस के कंपेरेटिवली उनका मोलर मास क्या है? ज़्यादा. और आपको पता है हमने प्रूव किया था कि सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के. अब मोलर मास colloids के लिए क्या है? मोर है. तो इसका मतलब colloids की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज कंपेरेटिवली लेस, राइट? क्योंकि मास ज़्यादा हो गया, मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. हमने प्रूव किया था जब हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे. सो दैट मीन्स देयर वैल्यू फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज क्वाइट लेस. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर प्रॉपर्टी वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी. एक्चुअली यू नो दैट वी एक्चुअली गेट टू सी अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. colloids के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, आपको पता है. तो हमने देखा है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट देखी गई है. कैसे? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर वाटर उन्होंने डाल दिया और यहाँ पे उन्होंने पोलन्स इसमें सस्पेंड कर दिए. लेट सस्पेंड द पोलन ग्रेन्स, राइट? तो उन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स थे उनके अंदर मूवमेंट हो रही थी, कुछ डिसऑर्डर टाइप की मूवमेंट हो रही थी. मतलब पोलन ग्रेन्स एक दूसरे को हिट कर रहे थे और इस तरह का जिग-जैग मूवमेंट देखने को मिल रहा था. सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ colloids. अगर ये हम सस्पेंशन के अंदर देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं दिखता. सो दिस जिग-जैग मूवमेंट, ये जो जिग-जैग मूवमेंट दिख रहा था दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनिन मूवमेंट,
It is called as Brownian movement because it is shown by Robert Brown for the first time. इसीलिए इसका नाम भी क्या है? Brownian movement. So this is a characterized property of the colloids. अब जो ये Brownian movement है, it depends on certain factors. पहला तो फैक्टर ये है, it depend upon the size of particles of dispersed phase. क्योंकि इन्हीं के अंदर मूवमेंट दिखती है ना, तो अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा, जैसे कि सस्पेंशन है, सस्पेंशन में ऐसा कुछ मूवमेंट आपको नहीं दिखता, वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो ऐसी मूवमेंट शो करने की जगह वो नीचे ही बैठ जाते हैं, दे शो अ काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन, आई टोल्ड यू. बट यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो रेंज होती है, दैट इज यू कैन से अप्रोप्रिएट रेंज के वो इस तरह का जिगजैग मूवमेंट हमें शो करती है. एंड वन मोर थिंग, दिस ब्राउनियन मूवमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें यही तो कहती है कि पार्टिकल्स कभी रेस्ट पे नहीं रहते, दे कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कीप ऑन मूविंग. सो दिस इज व्हाट इज गिवन बाय ब्राउनिन कि यहाँ पे भी जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर मूविंग दो द अरेंजमेंट, दो द मूवमेंट इज नॉट ऑर्डर्ड मूवमेंट. कहीं भी मतलब आप देख रहे हो किस तरह से डिसऑर्डर्ड जिगजैग मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द colloids. So this is the mechanical property. Now moving on to the optical property, they also show optical property, and what is that we are going to discuss in detail because that's very important और ये question paper में अक्सर आपसे पूछा जाता है, right? अब देखिए जो optical property की मैं बात कर रही हूँ, उस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया है हमने, दैट इज, पहली बात तो चलो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? एनीथिंग विच हैज टू डू विद लाइट, वो आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो जाती है. तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द टिंडल इफेक्ट. दैट इज द टिंडल इफेक्ट. अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाती हूँ. लेट अस टेक वन बीकर हियर, वन बीकर हियर. Let us take in this beaker we take water, this is water, and then this beaker we have milk, we have milk. Now we have a source of light, let's say this is a source of light, यहाँ से light आ रही है. Let us put a concave mirror here, इस तरह से बना लेते हैं. अब जब इससे light आई तो we know light travel in a straight line, इसका path straight line रहा. Now after that ये इस तरीके से इसमें से जब पास करी तो ये ऐसे ही पास कर रही है पानी में से. तो हमने देखा जब ये पानी में से ऐसे पास करी, हमें ये लाइट कुछ दिखाई नहीं दी कि इसका पाथ क्या था, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया. अब ये लाइट स्ट्रेट यहाँ से निकली और मिल्क में से पास की, राइट? अब जब ये मिल्क में से पास करी तो मिल्क के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल हुआ, मिल्क के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल हुआ. So that means here the path of light gets illuminated. The path of light gets illuminated. Right? This is what is Tyndall effect. This is what is Tyndall effect. तो Tyndall effect का मतलब है जब लाइट का पाथ एल्यूमिनेट हो जाता है. This is what is Tyndall effect. और यहाँ पे ये जो पाथ एल्यूमिनेट होने का कारण क्या है? इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसका कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टिंडल इफेक्ट. इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप सब सिनेमा हॉल्स में जाते हो, राइट? तो अभी तो जैसे हमारे जो सिनेमा हॉल के सिस्टम्स हैं वो डॉल्बी सिस्टम्स हो चुके हैं, राइट? पर उससे पहले क्या होता था? प्रोजेक्टर होता था, प्रोजेक्टर से पिक्चर प्रोजेक्ट की जाती थी और वो सिनेमा हॉल में उस तरह से पिक्चर चलती थी. तो आप अगर ऑडियंस में बैठे हुए हैं तो उनको एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती थी कि किस तरह से आ रही है और कैसे प्रोजेक्ट हो रही है, राइट? अब वो फ्लैश ऑफ लाइट क्यों दिखती थी? क्योंकि जब लाइट वहां से पास होती थी तो एयर के अंदर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स थे. अब डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे. इसी वजह से वो जो लाइट का पाथ था वो आपको विजिबल होता था, राइट? सो वहां पे भी क्या हो रही है? स्कैटरिंग. स्कैटरिंग का मतलब है एक पार्टिकल है, उस पर लाइट फॉल करी, उसने पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट? एब्जॉर्ब करने के बाद उसने लाइट को ट्रांसमिट कर दिया डिफरेंट डायरेक्शन में. सो दिस इज व्हाट इज स्कैटरिंग.
अब स्कैटरिंग करने के लिए भी एक कंडीशन चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कंडीशन के लिए स्कैटरिंग करने के लिए जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, जो कि हम कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है हमने देखा है उनका रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर है, तो वो स्कैटरिंग अच्छी कर पाते हैं, मतलब दे शो टिंडल इफेक्ट। सो वी कैन डिफाइन दैट टिंडल इफेक्ट इज scattering of light. Tyndall effect is scattering of light by colloidal particles due to which the path of light becomes visible. Due to which the path of light becomes visible. So this is the Tyndall effect. अब Tyndall effect शो करने की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। Tyndall effect शो करने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है, जो साइज है पार्टिकल का, जो पार्टिकल साइज है हमारे पास, दैट शुड नॉट बी वेरी लेस, दैट शुड नॉट बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट उस पर फॉल कर रही है उससे बहुत छोटा साइज पार्टिकल का नहीं होना चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है उसका जो साइज है वो एक एप्रोप्रिएट साइज है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर सकता है। अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास पार्टिकल है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इसने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट तो कुछ भी हो सकती है ना लाइट। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट थी ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है विबग्योर के अंदर किसी रीजन के अंदर फॉल करी, तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट था उसका हमें क्या दिखने लगा? कलर। ठीक है, सो दैट इज द रीजन द स्काई अपीयर्स ब्लू, द सी अपीयर्स ब्लू। तो ये स्कैटरिंग के कारण ही हमें देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन जो स्पेसिफाई होनी ज़रूरी है वो ये है कि जो डिस्पर्स्ड फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस काफ़ी होना चाहिए। There should be quite more difference between the refractive indices of dispersion medium and dispersed dispersion medium and the dispersed phase. There should be a lot of difference. So जहाँ पे भी ये दो चीज़ें fulfill हो पाती है वहाँ पे Tyndall effect देखने को मिलता है. So it is specified by the colloids. So that is why it is the characteristic property of the colloids. So I think you got it कि किस तरह से हमें Tyndall effect देखने को मिलता है, which is scattering of light due to which the path of light becomes visible. अब ये जो पाथ हमें दिखा है ना, दिस एल्यूमिनेटेड पाथ, इसको हम एक अलग से नाम देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज टिंडल कोन. इसको हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज टिंडल कोन. एंड देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट विच विल डिस्कस लेटर. एक तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में यूज होता है ये, राइट. इट इज ड्यू टू दिस आई टोल्ड यू कि जो सी का ब्लू कलर है वो भी इस वजह से है, जो ब्लू कलर आपके पास स्काई का है वो भी इस वजह से है. वो हम डिस्कस करेंगे अभी लेटर अपनी वीडियोज में. सो आई थिंक फॉर नाउ आपको समझ आ गया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है.